आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हुए थे। आज हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। ठीक है, सबसे पहले ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसी एनर्जी जो रिलीज जो हुई है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, कोई भी अगर एटम है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो उस दौरान जो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज हम ऐसे बताए हुए हैं कि जब भी अगर एनर्जी किसी सिस्टम जब एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करे तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज अगर करे तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए वहां पे एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से तो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में जितना ही ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव है, एनर्जी की वैल्यू जितनी ही ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या होगा कि अगर मान लो सपोज करो कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से अगर 20 जूल अगर एनर्जी रिलीज हो तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे -20 जूल लिखेंगे, -20 जूल। वाई? बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, वही अगर मान लो अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, मान लो 50 जूल अगर एनर्जी रिलीज हो तो उसको हम लोग लिखेंगे -50। ठीक है, तो अगर एक मान लो एक के केस में, एक एटम के केस में एनर्जी रिलीज हुई -20 और एक एटम के केस में एनर्जी रिलीज हुई -50, तो वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, इंटीजर की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो -20 ज्यादा है, लेकिन वहां पे ये नहीं देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है वो 50 का ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसका कहा जाएगा, जहां पे -50 है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ही ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, अगर एक एटम के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -20 किलो जूल है और एक एटम के केस में जो है -50 किलो जूल है, इसका मतलब है कि ज्यादा किसमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो -50 किलो जूल वाले में। क्यों? क्योंकि उसके केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होने का मतलब है कि वहां पे एटम जो है इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट किया है। ठीक है, बहुत तेजी से उसको अट्रैक्ट किया है, इसलिए सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी जितनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम अगर होगी, इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये समझ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। ठीक है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उस दौरान जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ही ज्यादा नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ही लेस नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही कम। ठीक है, तो अब हमको ये इसका ट्रेंड देखना है कि टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे या लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा। तो इसको भी जो है वो हम लोग एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि टॉप टू बॉटम जब हम लोग आते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा। तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो वैसे केस में क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज जो होगा वो बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा शील्ड करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे
वैसे वैसे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज अगर करेगा तो वैसे केस में क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक हो जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी घटेगी। यानी इलेक्ट्रॉन जब अगर ऐड होगा तो लेस एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे न्यूक्लियस उसके प्रति अपना अट्रैक्शन दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन उसके प्रति नहीं दिखाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस का होल्ड जो है उस पर वीक हो चुका है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो न्यूक्लियस का होल्ड जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है, तो हम इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस उसके प्रति अपना अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, तो वैसे केस में एनर्जी कम रिलीज होगी। इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। यानी ऊपर में मान लो टॉप में आएगा -100 जूल, तो नीचे उसके नीचे -90, उसके नीचे -70, उसके नीचे -60, ऐसे करते करते लेस नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू टॉप टू बॉटम इस तरह से चेंज होगी। अब वही अगर हम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, तो वैसे केस में क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस घटेगा। तो घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट करेगा। तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे न्यूक्लियस उसको तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वैसे कि इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, अक्रॉस द पीरियड बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा। टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण जो है वो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको, ये चीज हम लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पे, वही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वही इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों, दिस इज बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ड्यू टू विच डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज, इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा। एज अ रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। एंड सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। ड्यू टू विच होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज कर जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। सो न्यूक्लियस विल नॉट शो एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एडेड इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाएगा तो न्यूक्लियस उसके प्रति अपना अट्रैक्शन दिखाएगा ही नहीं, ड्यू टू विच लेस एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, लेस एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे हम जो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक आ जाता है एक्सेप्शन। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एक्सेप्शन एक्सप्लेन किए थे, वैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन से लेस नेगेटिव होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन का, क्लोरीन से लेस नेगेटिव ब्रोमीन का, ब्रोमीन से लेस नेगेटिव आयोडीन का। लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन का, और उसके बाद फिर घटता है। ठीक है, जनरल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होते जाना है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। जनरल ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का उससे कम होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे ये बात हम बता दें कि ये चीज, यही सेम क्वेश्चन फिर ट्वेल्थ में भी जो है, पी ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ये एक्सप्लेन भी वहाँ पे किया गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से अगर समझ गए तो वहाँ पे तुरंत जो है स्किप कर सकते हैं कि ये तो हमको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पी ब्लॉक वाले चैप्टर में ग्रुप 17 का जब आएगा, ग्रुप 17 का हम लोगों को जब पढ़ना होगा, तो ट्वेल्थ में ग्रुप 13 से ग्रुप 14 से लेकर, सॉरी ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक पढ़ना है।
तो ग्रुप 17 वाले में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसमें ये पढ़ना है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस नेगेटिव क्यों है, या फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से मोर नेगेटिव क्यों है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस मोर नेगेटिव किसका है और क्यों। तो यहाँ पे इसका कारण जो है वो कैसे बताना है ये समझिए। इसमें क्या है, जैसे कि फ्लोरीन है तो हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन से ज्यादा साइज क्लोरीन का है। तो हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन को। तो फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है। तो फ्लोरीन का जब साइज जब छोटा है तो अब जैसे कि अगर हम ग्रुप 17 की अगर बात करते हैं तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np5 होता है। यानी अगर उसमें हमको इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो किस में हम ऐड करेंगे, पी सब शेल में। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसके ऑर्बिटल का साइज भी छोटा होगा। ठीक है, जब फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसके ऑर्बिटल का साइज भी छोटा होगा। ऑर्बिटल का साइज जब छोटा होगा तो पहले में पी में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है। जब छोटा साइज है तो जब हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा साइज होने की वजह से स्पेस कम है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ने लगेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड अगर किए, ठीक है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन उसमें है, छोटा साइज है, कंजेस्टेड जगह है, तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम है तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे वो क्या, उसको रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा। यानी वो जो है मतलब उसमें नहीं आ पाएगा, मतलब उतना अच्छे से उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसमें आने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि वो देख रहा है कि जब हम जा रहे हैं तो हमको जो है भगाया जा रहा है, हमको रिपेल किया जा रहा है। तो वैसे केस में जो होगा वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा, वहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी कम होगी। अब जैसे सपोज करो कि किसी एक रूम में या फिर किसी ट्रेन के किसी बॉगी में, कंपार्टमेंट में पहले से बहुत आदमी अगर है, अगर उसमें कोई अगर आदमी एंटर करना अगर चाहे तो अंदर का आदमी उसको धक्का देगा, हटाएगा। तो वैसे केस में उस आदमी, वो आदमी जो है अंदर उतना अच्छे से नहीं जा पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें नहीं होगा कि वो अंदर जाना ही नहीं चाहेगा। सेम यही काम हो जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ। जब फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन के का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसके ऑर्बिटल का साइज भी छोटा है। तो वैसे केस में ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो जब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ऐड करेंगे उसमें, तो पहले से इलेक्ट्रॉन है तो वो उस एडेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन में ऐड करने की टेंडेंसी नहीं होगी उतनी ज्यादा। तो वैसे केस में क्या होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी। और वही क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से तो ज्यादा है, तो साइज ज्यादा है तो ऑर्बिटल का साइज भी ज्यादा होगा। ऑर्बिटल का साइज ज्यादा है तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो उसको स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। स्पेस अगर अच्छा खासा मिलेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से ऐड होना चाहेगा, उसमें उसको उतना रिपल्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्लोरीन में फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी। उसके बाद फिर तो उसके बाद घटना ही है। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद कोई कह सकता है कि ब्रोमीन का साइज तो और भी ज्यादा है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन और अच्छे से जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर वहां पे वो सब फैक्टर आ जाता है जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए। शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट बहुत ज्यादा कर जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड एकदम रहेगा ही नहीं। उसके बाद ये वाला फैक्टर जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, तो यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है या फिर मोर नेगेटिव होता है। दिस इज बिकॉज साइज ऑफ ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन के ऑर्बिटल का साइज जो है क्लोरीन से छोटा होता है। एज अ रिजल्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द फ्लोरीन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा फ्लोरीन में, एटम फ्लोरीन इट विल सफर मोर एंड मोर रिपल्शन, उसको ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, एंड सो लेस एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, इसलिए कम से कम एनर्जी रिलीज होगी उसमें। वाइल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द क्लोरीन, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन में ऐड किया जाएगा, इट विल सफर लेस रिपल्शन एंड सो मोर एनर्जी विल बी रिलीज, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन वाले केस में स्पेस ज्यादा है, स्पेस अगर ज्यादा है तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन जो है उसको उतना रिपल्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो एनर्जी
ज़्यादा रिलीज होगी। पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी जिसमें अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी उसमें ज़्यादा रिलीज होनी है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस नेगेटिव क्यों है, कम क्यों है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेम यही चीज हो जाता है ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में भी जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है उसमें। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो ग्रुप 16 में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होते जाना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर का हो जाता है, होना चाहिए था कम। तो जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में होता है वैसे ही ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फर में हो जाता है। तो वहां पे भी सेम यही रीजन जाएगा, ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ऑर्बिटल का साइज भी छोटा होगा, सल्फर का साइज उससे बड़ा है तो ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होगा, और उसके बाद जो एक्सप्लेन किए हैं वही चीज। ठीक है, तो ऐसे ये खुद में डेली लाइफ में इस चीज को अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कम जगह रहेगा तो उसमें कंजेशन ज्यादा होगा, तो उसमें कोई भी अगर ऐड होना चाहेगा, उसमें आना चाहेगा तो उसको मतलब नहीं, उतना उसमें अट्रैक्शन ही नहीं होगा उतना ज्यादा ऐड होने का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आ जाता है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है अब उसके बाद जो है ये है, वही है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो इट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मूव जो है वो नोट्स में मिसिंग है, ये सब चीज खुद से भी जरूर नोट करते टाइम में इसको नोट करना है कि कोई चीज अगर मिसिंग हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस चीज को ठीक कर लेना है। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जब हम जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ड्यू टू विच डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस डिक्रीजेज, इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस घटेगा। एज अ रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इन डिक्रीजेज, तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, एंड सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ड्यू टू विच होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी हाई, इसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। सो न्यूक्लियस विल होल्ड द एडेड इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा न्यूक्लियस उसको बहुत स्ट्रांगली ऐड कर लेगा। ठीक है स्ट्रांगली ऐड कर लेगा, ड्यू टू विच वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, इसीलिए एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब जो है वो लिखा हुआ है, तो इस यहाँ पे सब चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिटल प्रोवाइड शील्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन शील्ड करता है न्यूक्लियस से। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जेड इफेक्टिव, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, तो इट इज द नेट न्यूक्लियर चार्ज। नेट न्यूक्लियर चार्ज, केवल न्यूक्लियर चार्ज नहीं, नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ओवरकमिंग द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को ओवरकम करके, उसको हटा के, उसको कम करके हटा के, और तब जो नेट न्यूक्लियर चार्ज लगता है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो वही इसलिए लिखा हुआ है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज मान लो जैसे कि अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 है, और शील्डिंग इफेक्ट मान लो सपोज करो कि अगर 2 है 3 है, तो 3 अगर है तो 10 माइनस 3 यानी 7, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 7 होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 10 है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से नेट न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे 7 लग रहा है। तो यही इसीलिए ऐसा होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ही ज्यादा, इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जितना ही कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे घटेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड वीक। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट अगर कम तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन से ऐसे ही आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो वही है, इफ शील्डिंग इफेक्ट विल बी मोर देन एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एंड इफ शील्डिंग इफेक्ट इज लेस
देन एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ऐसे ये चीज डिसाइड कर सकता है, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका हो जाएगा। अब इसके बाद जो है एक ये भी क्वेश्चन जो है वो 12th में ये चीज आता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स का है ये। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम बताए हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जितनी ही ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है। जिसके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही कम है, ठीक है। लेकिन ग्रुप 18 एलिमेंट्स में क्या हो जाता है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कैसे, क्यों पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी नहीं है, और हम जानते हैं क्यों ऐसा है। क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट्स में आता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब आता है, जो कि नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है। तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो होगा नोबल गैस वाले का ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6 है, जो कि फुलफिल्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, जो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल है तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नोबल गैस का होगा, क्योंकि उसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ही नहीं। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वही इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या होता है कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि नोबल गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, ठीक है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैसे केस में जो वो ऑलरेडी स्टेबल है, जो स्टेबल है वो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यानी उसमें अगर हमको इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो हमको बाहर से एनर्जी देकर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जबरदस्ती। ठीक है, होता है ना कि जबरदस्ती उसको पीछे से फोर्स लगा के, अगर कोई कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, किसी रूम में जगह नहीं है एडजस्ट करने लायक, तो उसमें आदमी को जो है वो पीछे से कोई धक्का दे के अंदर की तरफ घुसाए, ठीक है, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होना चाहेगा, नोबल गैस के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। तो यानी हमको बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और पहले ही बताया है, जब सिस्टम को एनर्जी देनी पड़े तो वहां पे वैल्यू एनर्जी की पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो वही है, तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड सो दे आर स्टेबल। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी होगी ही नहीं। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी एडेड टू सच एटम्स, इसीलिए अगर वैसे एटम में अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है देन एनर्जी विल हैव टू बी सप्लाइड, इसलिए वैसे केस में हमको एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हेंस एनर्जी वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाली चीज इस तरह से ऐसे बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम के बीच में जो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी, यानी एक तरह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरह। इन अ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में ही दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो वैसे बॉन्ड को, वैसे कंपाउंड को कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो उसमें जो एक बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा, कम से कम दो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है एक बॉन्ड, ठीक है। तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी जो है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा खींचेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। ठीक है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी। तो देख लो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं किसी एटम में तो उसमें के दौरान जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बीच में और भी डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच में जो है इसको डिफरेंस जो है वो समझना है इस चीज को। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो के मामले में सबसे आगे है। ठीक है तो अब इस तरह से जो है इसका अब है ये चीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम लोग जो है वो समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है अभी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, क्या होता है कैसे होता है किस चीज़ का, तो उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट क्लास में। चार्ज वाला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाने में थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेशन, तो इसको अच्छे से समझने के लिए टाइम भी चाहिए। ठीक है, जो कि अभी हम लोग के पास अभी उतना नहीं है। ठीक है, इसका जो है अभी ये सब भी चीज़ है, वैलेंसी वगैरह ये सब वाला, इस ऐसे ऑलरेडी हम लोग वैलेंसी से रिलेटेड बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड में जैसे क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर आगे भी इस चीज़ के ऊपर देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे इसका, तो यहाँ तक को अच्छे से समझिए। ठीक है, जितना ये सब जो बताया गया एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास का क्वेश्चन भी इसमें इसी में आ गया कि नोबल गैस का ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो है बताए हैं वो। ठीक है, तो ये सब जो है वो एक्सेप्शन वाला, ये सब वहाँ पे आगे पढ़ना है और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आता है, इसलिए सबको अच्छे से समझना है। रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, दिक्कत अगर आएगी तो पूछ सकते हैं, वीडियो में भी अपना देख के इस चीज़ को अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।